हेलो आर्टिस्ट। अकेले रहना ज़रूरी है, कम से कम तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ कि आजकल रील्स में बहुत ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है कि अकेले रहना अच्छा नहीं है या कोई मानसिक बीमारी है तुम्हें, लेकिन आर्ट फील्ड की दुनिया बिल्कुल अलग है। इन आम लोगों की सोच से बिल्कुल परे है। तो आज हम एक कहानी से, जो कि ट्रू स्टोरी है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, उससे हमें पता चलेगा कि अकेले रहना एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी क्यों है। कहते हैं कि परमात्मा की या भगवान की झलक किसे मिलती है? उसे नहीं जो दुनियादारी में खोया हुआ है, बल्कि उसे मिलती है जो सृजनात्मकता की प्रक्रिया में खोया हुआ है, क्रिएशन की प्रक्रिया में। या पेंटिंग या आर्ट, किसी तरह का भी आर्ट फॉर्म लगा सकते हो तुम। जो उसमें खोया हुआ है उसे परमात्मा की झलक मिलती है। बड़े मज़े की बात है कि कभी किसी कवि को परमात्मा की झलक मिल जाती है, या किसी पेंटर को, स्कल्प्टर को, किसी तरह का भी जो क्रिएटर है, प्रिंट मेकिंग में है, फोटोग्राफी में है। आजकल तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, फाइन आर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो गई हैं। जो क्रिएशन की प्रक्रिया में अपने आप को झोंके हुए है, उसे वो मोमेंट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, वो प्रेजेंट में जीना शुरू हो जाता है। और मेडिटेशन से भी सेम ऐसा ही होता है। तो तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल परमात्मा के आसपास वाली चीज़ें हैं। मतलब किसी एंगल से भी ले सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, बट ये थोड़ा सिंपल है, इसलिए इस तरह से कहना थोड़ा आसान रहेगा समझने के लिए भी। बट ये किसी वैज्ञानिक को नहीं मिल पाती। ये जो फीलिंग है, ये जो झलक है परमात्मा वाली, ये सिर्फ क्रिएटर्स को ही मिल पाती है। किसी नृत्यकार को, किसी डांसर को भी वो झलक मिल सकती है। और जितने भी मेडिटेशन करने वाले हैं, जो सही पाथ फॉलो करके चल रहे हैं और बिल्कुल अपना सॉलिटरीनेस में है, वो एकांत में है, उन्हें तो झलक मिलती ही है। इससे आप ऐसा समझ सकते हैं, वो जो रविंद्रनाथ जी की स्टोरी है, कि उन्हें जब भी कोई क्रिएशन आती उनके माइंड में, जैसे कोई भी गीत लिखना होता, तो उनका खाना पीना एकदम छूट जाता था। द्वार दरवाजे सब बंद कर लेते थे, एकांत में चले जाते थे, मिलना जुलना बंद कर देते थे या बंद हो जाता था, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि वो आर्टिस्ट थे। कहते हैं किसी से बोल भी नहीं सकते थे वो, मतलब बोला जाना उन्हें सही लगता ही नहीं था, क्योंकि वो ध्यान सारा क्रिएशन की तरफ चला जाता था। अपने आप को एकांत में ले जा करके कहते हैं कि वो सो भी नहीं सकते थे। जब भी उनके अंदर गीत या सॉन्ग की क्रिएशन उन्हें लिखने के लिए जब फील आता था, तब वो खाना पीना भी भूल जाते थे और एकांत में चले जाते थे। और आप जान के हैरान होंगे कि सबको मनाही थी कि जब रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने कोई गाना लिख रहे हैं या कुछ भी क्रिएशन में उस मोमेंट में हैं, तो कोई भी उनके आसपास भी ना जाए, इनफैक्ट उनके रूम के आसपास भी ना हो, ताकि वो जो क्रिएशन का एक पल आपको कुछ समझा के चला जाता है, वो उसमें और उसकी वाइब्रेशन जो आपका माइंड कैच करता है, उसमें अड़चन ना आए। उसे कैच करने में, वो जैसे रेडियो की तरंगें कैच करने में, सिग्नल कैच करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एरियल इस जगह पे घुमा दो, इस एंगल पे घुमा दो, या चैनल वहाँ सेट कर दो। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कभी-कभी ऐसा भी हो जाता था कि सबको बताया हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो जितने भी मित्र थे, क्योंकि क्रिएशन का पल आपके ऊपर कब उतर आए, इसको प्रेडिक्ट किया ही नहीं जा सकता कि आइडिया कब आया आपके माइंड में। और आपने अपने आप को इस तरह से प्रैक्टिस करके तैयार कर रखा है कि जब भी वो आइडिया आए, आप अपने पेपर पे उसे उतार सकें। प्रैक्टिस इस दिन के लिए की जाती है, ताकि जब आपको कोई विचार आए या वो क्रिएशन का पल आपके ऊपर उतरे, तो आप उसे एक ज़ुबान में ढालने के लिए तैयार हो पूरी तरह से। तो इसलिए उनके सभी दोस्तों को ये हिदायत थी कि जब भी
वो आंखें बंद कर लें या कुछ मतलब आपसे बोलना बंद कर दें, कुछ लिखने लग पड़ें, तो हिदायत थी कि वहाँ से चले जाएँ। इतना तक उनके स्टूडेंट्स को बोला था कि ये भी नहीं कहना है कि मैं जाऊँ, बस चले जाना है ताकि बाधा ना पड़े। ये कहानी ओशो के लेक्चर में से मैंने ली है ताकि एक एग्ज़ाम्पल से आर्टिस्ट जितने भी हैं उन्हें समझा सकूँ, क्योंकि सभी शफ़ल करके सुनना और फिर उन्हें रिलेट करना इट्स अ टफ जॉब। मुझे लगा मैं ये आसान कर दूँ। वो बताते हैं कि गुरदयाल उनके पास गए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास, और उन्होंने लिखा है कि मैं नया-नया गया था, गुरदयाल मलिक, और पता उन्हें भी था कि ये हिदायत है कि जब उन्हें क्रिएशन का वो मोमेंट आए, बिना डिस्टर्ब किए निकल जाना है। लेकिन एक क्यूरियोसिटी भी थी कि मैं देखूं कि वो होता क्या है, वो मोमेंट को देखने का एहसास कैसा है, मतलब वो बंदे को उसकी बॉडी में क्या होता क्या है। तो 5-7 उनके रविंद्रनाथ टैगोर जी के फ्रेंड्स थे, सभी आपस में गपशप कर रहे थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी खुद उन्हें चाय बना के पिला रहे थे। तो ये एक सीन है। अचानक रविंद्रनाथ टैगोर जी के हाथों से चाय की प्याली छूट गई और जितने भी लोग वहाँ पे बैठे थे उन्हें इस मोमेंट का पता था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से उठ गए। दोस्तों ने उन मलिक साहब को भी उठने का इशारा किया कि चलो भाई। उनका मन तो नहीं था उठने का, लेकिन अब सब बोल रहे थे तो अब सबके साथ उठे तो। लेकिन जब वो सभी लोग चले गए तो मलिक दीवार के पास छुप कर देखने लग पड़े कि रविंद्रनाथ टैगोर को होता क्या है। और ऐसा बताया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की आंखों से आंसू बहने लग पड़े। थोड़ा बॉडी में शिवरिंग टाइप्स कुछ कुछ महसूस होने लग पड़ा। कुछ बॉडी का एक एक पोर किसी अज्ञात ऊर्जा से भर गया हो, और जैसे उनके जो स्किन के पोर्स हैं उसमें से कोई चीज़, कुछ ऊर्जा उनके अंदर प्रवेश कर रही है और कोई अनूठी शक्ति ने उस सारे कमरे को घेर लिया। अब बाहर जो छुपकर देख रहे मलिक को भी अनुभव होने लग पड़ा उस ऊर्जा का। तो उन्हें भी वो किसी की मौजूदगी वहाँ पे महसूस होनी शुरू हो गई। जैसे आपको भी लगता है कोई है कमरे में और आपको कोई भय पकड़ लेता है, कोई डर पकड़ लेता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अब मलिक जो थे वो घबरा गए। अब घबराहट दोहरी थी। एक तो ये थी कि मैं चोरी से देख रहा हूँ, दूसरा कि अब ये मौजूद कौन है। फिर वो जगह भी खाली ना रही। घड़ी दो घड़ी के लिए मलिक के भी पैर एकदम जाम हो गए, वहीं पे हिल ना सके, चाहकर भी उन्हें हिला ना सके, जैसे किसी चीज़ ने उन्हें भी पकड़ लिया। अब वो वहाँ से हटना भी चाहें तो हट नहीं सकते। किसी चीज़ ने जैसे ज़मीन से कशिश बांध ली हो, उनके पैरों को जकड़ लिया हो। आइज़ ब्लिंक करना चाहते हैं लेकिन ब्लिंक हो नहीं रही, झपक नहीं रही। सांस जैसे रुक गई हो, कोई विराट जैसे उतर आया हो चारों तरफ। वो सारा स्थान किसी की उपस्थिति से भर गया था, किसी की प्रेजेंस से भर गया था। अब दूसरी तरफ जो मोमेंट था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ये झूम रहे हैं जैसे कोई वृक्ष तेज हवाओं में झूमता हो। तो कहने का भाव है कि डांस एक आर्टिस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं समझ आता कि आजकल के आर्टिस्ट इतने सीरियस मुंह बना के क्यों घूमते रहते हैं। एवरी मोमेंट एक हैप्पियर मोमेंट होना चाहिए, क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो। अब रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ पे नाच रहे थे जैसे कि कोई, जैसे पीकॉक नाचता है, काले बादल छाते हैं ऊपर, या कुछ इस तरह का माहौल लग रहा था कि जैसे एक मदरली फीलिंग आ रही है कि एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ जो होता है, गर्भ से बच्चे का जन्म हो रहा हो। अब धीरे धीरे रात गहरी होने लग पड़ी और रविंद्रनाथ वैसी ही अवस्था में, मतलब सेम स्टेट। और फिर वो स्वस्थ हुए, वापस हुए, और जैसे ही वो स्वस्थ और वापस हुए, अब मलिक के पैर जैसे ज़मीन से छूट गए, वो भागे वहाँ से।
फिर बाद में उन्होंने दूसरे दिन रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा कि अपराध मेरा क्षमा हो, रात मैं चोरी छिपे खड़ा रह गया था, ऐसा लगा आप तो मिट गए, कोई और मौजूद हो गया था वहाँ। रविंद्रनाथ ने कहा कि अब तक मैंने खुद कुछ भी नहीं लिखा है, जब मैं मिट जाता हूँ तभी मुझसे कोई लिखवा जाता है, जब मैं नहीं होता हूँ तब भी मुझसे कोई गा जाता है, और मैं लाख कोशिश करूँ कितने भी सुंदर शब्दों को जमाऊं, उससे तुकबंदी तो बन जाती है लेकिन काव्य का जन्म नहीं होता। काव्य का जन्म मतलब कविता का, पोइट्री का जन्म तभी होता है जब मैं मिट जाता, जड़ मूल से खो जाता। अगर रविन्द्रनाथ को इस काव्य के क्षण में ही, इस पोइट्री के क्षण में ही ईश्वर का एहसास हो तो ये हो सकता है, ऐसा होता है। क्योंकि इस जगत में जब भी कोई चीज क्रिएट होती है, इन द मोमेंट ऑफ क्रिएशन, अब वो चीज पैदा हो गई तब नहीं, सृजित हो गई तब नहीं, लेकिन जब सृजन हो रही होती है, इन द वेरी प्रोसेस, जब वो प्रक्रिया में होती है, जब जन्म हो नहीं गया, हो रहा होता है, इन द प्रोसेस, तब कभी कभी उसकी झलक मिल जाती है, जिसकी झलक पाने के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि उसकी प्रेजेंस के बिना किसी चीज का जन्म नहीं होता है। उस कैटालिटिक के मौजूद हुए बिना कविता भी जन्मती नहीं है, आर्ट नहीं आता है, किसी तरह की क्रिएशन नहीं होती है। और जिस भी आर्टिस्ट को, चाहे वो किसी तरह का भी आर्टिस्ट है, अगर उसको ये प्रक्रिया उसके ऊपर घटी नहीं है, किसी पोएट के ऊपर घटी नहीं है, तो वो अभी आर्टिस्ट नहीं है, वो तुकबंद हो सकता है, या किसी ने ब्रश पकड़ लिया है वो चला सकता है, अब किसी को कोई रोक थोड़ी सकता है। लेकिन अगर इस तरह का प्रोसेस तुम्हारे ऊपर उतरा नहीं है या उतरता नहीं है, या तुम इतने गहरे नहीं गए, तो अभी आर्ट बड़ी दूर की बात है। उसने कुछ कलर्स को मैच करना सीख लिया, तो वो प्रोसेस कंस्ट्रक्शन है, क्रिएशन नहीं। कंपोजिशन हो सकती है, क्रिएशन नहीं। मैंने देखा है एक कंपोजिशन पे पूरी कमांड है, लेकिन अभी उसे ड्रॉ करना नहीं आता, तो लोग बचे बचे जी रहे हैं, बच बच के जॉब्स पूरी कर रहे हैं, टीचर हैं लेकिन सिर्फ जॉब की खाना पूर्ति हो रही है, किसी तरह से जी ले। ऐसा जीना भी क्या जीना। इस पे मुझे एक बात याद आती है कि सोक्रेटिस ने बोला था, जिस जीवन को परखा ना गया हो वो जीने लायक नहीं। तो ऐसे आर्टिस्ट जोड़ तोड़ बना देते हैं, भाषा के नियम जान सकते हैं या जानते हैं, वो आर्ट की ग्रामर को सीख ली है उसने, वो किसी तरह से वर्ड्स को, शब्दों को एक जगह पे बैठा लेता है, लेकिन उसने कभी आर्ट का, पोएट्री का, स्कल्पचर, पेंटिंग का, ड्राइंग्स का जन्म नहीं देखा है। इसीलिए इंडिया के इतिहास में जो पोएट हैं उनकी दो कोटियां करते थे, श्रेणियां, श्रेणियां। तो उनका डिफरेंस कैसे था कि एक वो कवि थे जिनके अंदर कविता का जन्म होता था, उन्हें हम ऋषि कहते थे। ऋषि का अर्थ ही कवि है, लेकिन थोड़ा फर्क है, क्योंकि ऋषि हम उसे कहते हैं जो मिट गया, और जिसने जन्म होते अपने अंदर किसी चीज को देखा, क्योंकि कभी क्रिएशन के क्षण में उसकी झलक मिल सकती है। हर सृजन में, हर क्रिएशन में वो मौजूद होता है, वो सुप्रीम पावर। बाकी इस वीडियो के एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि एकांत एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप दूसरे लोगों जैसे नहीं हैं, और वो जो जितनी भी रील्स चल रही हैं, जो दिमाग ख़राब कर रही हैं, जो आपके अंदर एक हीन भावना पैदा कर रही हैं कि दूसरा आपसे बेहतर है, इस चक्रव्यूह में एक किसी आर्टिस्ट को फंसने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि हर आर्टिस्ट को अपना स्टाइल, अपने आप को पहचानना, इसे कह सकते हैं, कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ये आपकी जर्नी है। तो इसे जर्नी ऐसे नहीं कहते। अगर यहाँ मेरे किसी जान पहचान में, वो पेरिस में पढ़ रहा था लड़का, तो फिल्दी रिच, बहुत बहुत अमीर, उनके मतलब होटल हैं और बहुत सारे बड़े बिजनेसेस हैं। पेरिस में था तो एग्जीबिशन लगवाने के लिए, मतलब पैसे से कुछ भी आप खरीदो, लेकिन
कहानी में कुछ ऐसे हुआ कि वो पेरिस की किसी गैलरी में गया कि उसे शो करना है फोटोग्राफी का। तो गैलरी वालों ने बोला कि भाई अपनी ना 10,000 फोटोग्राफ्स दिखाओ। उसने भाई चलो चला गया, लेके आया 10,000 फोटोग्राफ्स, करता रहा 1 डेढ़ महीने, जो 2 महीने जितने भी लगे उसे। उसने बताया कि जब मैं लेके गया ना, तो वो थोड़ा स्माइल किया उस बंदे या बंदी ने, और बोला कि 10,000 फोटोग्राफ्स सिर्फ ये नहीं, 10,000 सिलेक्टिव फोटोग्राफ्स, मतलब जो तुमने हजारों फोटोग्राफ्स खींची हो उसमें से छांट के 10,000 लेके आओ, फिर हम उसमें से देखेंगे कि हाँ तुम्हें इस गैलरी में जगह मिल सकती है या नहीं। क्योंकि वहाँ पे आर्ट को ऐसे लेते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट है, एक बंदे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसकी जर्नी क्या है, वो इतनी बढ़िया फोटोग्राफी तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा, या इस पेंटिंग से वो उस पेंटिंग तक पहुंचा है, उसके स्टाइल में एक कंसिस्टेंसी है कि उसने कहीं से उठा लिया है। जैसे इंडिया में तो बहुत होता ही है, इनफैक्ट स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट भी बाहर से करवा के देते हैं, तो तुम कॉलेज गए ही क्यों, कुछ भी और कर लेते, तुम्हारा मन ही नहीं था, तुमने एक सीट बर्बाद कर। तो जब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो क्रिएशन का ये पल इस तरह का जैसे रविंद्रनाथ को होता है ऐसे। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझनी कि उनकी एज क्या थी, 55-60 के आसपास थी जब वो ये प्रोसेस को समझे कि उन्हें ऐसे करना है। उससे पहले वो समझ गए। तो अभी से अपने आप को मतलब किसी रेस में ना डाल देना कि तुम्हें ऐसे करना है, बस इतना ही करना कि वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम आर्ट के साथ इतने गहरे उतर जाओ कि आर्ट तुम में उतरे, कुछ तुम्हें ऐसा महसूस होना शुरू हो, ना भी हो तो कोई बात नहीं, कुछ और तरह का तुम्हें हो सकता है, सबको एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, इतना सिंपल नहीं है। सो इन द एंड ये वीडियो उन तक पहुंचाना जिन्हें ये सुनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आर्ट की अवेयरनेस बहुत कम है यहाँ पे। मैंने देखा है कि छोटी छोटी एज के बच्चे हैं जिनकी कोई वीडियो वायरल हो गई है और उन्हें सब सर सर बोल रहे हैं, लेकिन आर्ट कुछ ऐसा है, सीरियस है, जो मैं मानता हूँ कि ये एक एक्सपीरियंस है जिसे आप शेयर करते हो, और वो एक्सपीरियंस वही शेयर कर सकता है जिसने जो उसमें चला हो। क्योंकि जब आप चलोगे तो कुछ दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें कौन बता सकता है, जो उस रास्ते से पहले होके आया हो, जिसने ट्रैवल किया हो। और मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड्स ने उनके कोर्सेज वगैरह लिए हैं, और वो जो कोर्सेज में उनका ग्रुप चैट होती है या लाइव होते हैं, तो वहाँ पे तो उन्हें बहुत गालियाँ वालियाँ पड़ जाती हैं कि भैया तुम ये दे क्या रहे हो, सिर्फ वो वायरल हुए हैं, बुक्स तुम्हारे लिए खुली हैं। लेकिन आर्ट का एक और प्रोसेस है कि बुक्स से भी समझ नहीं आता, कई बार बड़ी सिंपल सी चीज़ नहीं समझ आती। मैं जो देखता हूँ कि आर्ट में लोगों के स्केचेस में सिंपल सी चीज़ें, रिदम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन, जेस्चर, बेसिक सी चीज़ें, और बेसिक चीज़ें ही बहुत ज़रूरी है। सो बाय फॉर नाउ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी स्केचिंग। यू आर वॉचिंग जॉर्ज इंक।